अ, नमस्ते आप सभी को। हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर आज शुक्ला मैडम जुड़ गए हैं। आदरणीय डॉक्टर रत्नामूल्य मैडम जुड़ गए हैं और हमारे बीच आज के एक्सपर्ट्स जो हैं आदरणीय डॉक्टर रत्नामूल्य मैडम और समरा अख्तर हुसैन मैडम। मैं आप सभी का इस 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह जो चलता है, उस सप्ताह के अंतर्गत आशा पारस फॉर पेशेंट हार्मनी फाउंडेशन, बेथ फाउंडेशन और IAPN इंडिया एसोसिएशन भोपाल चैप्टर द्वारा कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया गया है, जिसका आज प्रथम दिन है। इस प्रथम दिवस में मैं आप सभी का तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय प्रोफेसर आज शुक्ला मैडम का मैं तीनों संस्थाओं की तरफ स्वागत करता हूं। विषय विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर रत्नामूल्य मैडम, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे बीच उपस्थित आदरणीय समरा अख्तर मैडम का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी उपस्थित प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि आज हमें आदरणीय डॉक्टर रत्नामूल्य मैडम ब्रेस्ट फीडिंग पर हमें जानकारी प्रदान करेंगी। मैं बताता हूं आपको कि डॉक्टर रत्नामूल्य मैडम न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट हैं, वुमन एंटरप्रेन्योर हैं और वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं IAPN इंडिया भोपाल चैप्टर की। मैडम स्वागत है आपका। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं समरा अख्तर मैडम, आप डाइटिशियन, डायबिटीज एजुकेटर, स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट एंड FSSI कोऑर्डिनेटर हैं। मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहते हुए मैं इस कार्यक्रम को, धन्यवाद मैम, मैं सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर रत्नामूल्य मैडम को आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और हमें जानकारी प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर रत्नामूल्य मैडम, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, थैंक यू लव। मैं एक चीज यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगी। मैं सिर्फ न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं बच्चों के डॉक्टर भी हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ। तो वो ज्यादा जरूरी है इस मीट में कि मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। ठीक है ना? माफी चाहूंगा, बताना नहीं भूल नहीं, गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लव, मेरे ख्याल से पीपीटी आप ही को डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसका कैमरा वगैरह आ नहीं रहा है। तो मैंने आपको भेजा हुआ है, वो आप देखो और चालू करो, तब तक मैं बात करती हूँ। बिल्कुल मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं, महिला एवं पुरुष दोनों समान रूप से। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ महिलाओं के लिए या नई बनी हुई माँओं के लिए नहीं है, ये घर के हर सदस्य के लिए है और कम्युनिटी के हर सदस्य के लिए है। क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है, उससे पूरी कम्युनिटी पे असर पड़ता है। अब आप में से बहुत से लोग सोशल साइंसेस में होंगे, तो आप ये बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक बच्चे का कम्युनिटी पे कैसे असर पड़ता है। बच्चे बहुत ज्यादा होना भी परेशानी है, पर बहुत कम होना भी परेशानी है। पर हमारे देश में बच्चों की परवरिश हमारे लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो अब हम देख रहे हैं वो है कि 1 या 2 बच्चे जो हमारी पीढ़ी ने पैदा किए 60, 70, 80 के दशक में, तो अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं नई पीढ़ी को, तो पुरानी माएं और सासें भूल चुकी हैं कि उन्होंने बच्चों को कैसे फीड किया। नई माओं को पता ही नहीं है कि बच्चा कैसे पकड़े।
और बच्चे में इनबिल्ट सब कुछ होता है, ऊपर वाला सब दे के भेजता है और माँ को भी प्रिपेयर कर देता है कि कैसे आपको इनको फीड करना है। पर यदि कुछ भी नहीं पता, पहले काफी सारे बच्चे होते थे, अड़ोस पड़ोस में होते थे, घर में होते थे, चाची के, बुआ के, मौसी के, तो लड़कियों को और लड़कों को सबको बच्चों को संभालने की आदत रहती थी। और इस दरमियान एक चीज और हुई है कि टॉप फीड को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया और अब पिछले 2 दशक से सब कोशिश कर रहे हैं कि टॉप फीड नहीं देना है, टॉप फीड नहीं देना है, 100% ब्रेस्ट मिल्क देना है। उसमें भी अब लड़कियों को अपने फिगर के लिए उनको लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहिए। तो आज थोड़ा हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। उससे उसके बाद यदि आप लोगों के कोई सवाल हो इस संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं। लव, आप इसको लगा सकते हैं क्या, पीपीटी को? मैम आपका ईमेल मुझे नहीं मिला है, क्या आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे? मैं व्हाट्सएप पे ही भेजा है बेटा मैंने। व्हाट्सएप भी नहीं मिला मैम आपका मुझे। नहीं, मैंने अभी भेजा है व्हाट्सएप, थोड़ी देर पहले, काफी देर हो गई उसको। अच्छा, एक बार फिर से मैम भेज देंगे मुझे? हाँ, मैं फिर से भेज देती हूँ। सॉरी आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, पर अभी देखो आया। मेरे ख्याल से मैंने वो सोसाइटी वाले पे भेज दिया। अच्छा, मिल गया है, मैं मिल गया? डिस्प्ले कर, मिल हाँ गया मैम, मिल देखो। गया जी। अ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे इसको बच्चे को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बढ़वार के लिए पोषण मिलता है। और ये खास तौर से बनाया हुआ आहार है जो भगवान ने ही इस पर्टिकुलर बच्चे के लिए बनाया है, उसकी माँ के थ्रू उसको मिलता है। ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत, उसकी प्रिपरेशन की शुरुआत कंसेप्शन से ही शुरू हो जाती है। जब माता के जो स्तन है उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, मिल्क ग्लैंड्स। आगे वाला ले लो, नेक्स्ट। लव, यस मैम। नेक्स्ट ले लो। नहीं आ रहा क्या? एक सेकंड मैम, फिर से ट्राई करता हूँ। मैं मेरे इस पे ही खोल लेती हूँ, उससे ज्यादा आसानी रहेगी। सिंपल ही है। सबसे पहली स्लाइड में एक छोटा सा बच्चा है जो देख रहा है मैं ठीक से बता रही हूँ कि नहीं बता रही। अब ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली है क्या? A newborn and an infant feeds directly on the milk produced in the breast of the mother. After जब बेबी बच्चा पैदा होता है, मदर लैक्टेटिंग फेज में होती है कहते हैं, यानी दूध पिलाने के लिए तैयार रहती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ती है, जो कि
हमारे दिमाग में बीच में सेंटर में पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, वहां से सीक्रेट होता है। और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, उसके साथ प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन की मात्रा जानने के बाद प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है, जिससे दूध निकलता है। अब इस वक्त जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, यदि बच्चे को माँ की ब्रेस्ट के साथ लगाएं तो ये संबंध प्रोलैक्टिन, लैक्टिन और माँ के स्तन से दूध निकलने का तेजी से एस्टैब्लिश होता है। शुरुआत के 2-3 दिनों में दूध कम आता है। सबसे पहले जो मैं आपको बता रही थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, उनका नंबर बढ़ने लगता है और ब्रेस्ट में फैट की मात्रा बढ़ने लगती है, माँ के शरीर में फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। माँ के शरीर में अक्सर लड़कियां आजकल कि अरे बहुत मोटे हो रहे हैं, हम खाना नहीं खाएंगे, हम घी नहीं खाएंगे, हम फला नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे। हालांकि चटपटी चीजें और बाहर के वो मोमो टोमो खाती रहती हैं, पर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छा सात्विक पोषक आहार लेना। क्योंकि ये जो फैट जमा होगा, ये ऊपर वाले का क्रिएशन है कि जब बच्चा पैदा हो, जैसा कि हिंदुस्तान में होता है, लड़की हुई तो माँ को खाना नहीं दिया जाता, पर बच्चे को तो दूध चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? तो जो लड़के की अपेक्षा के लिए माँ को खाना खिलाया गया था, प्रेग्नेंट लेडी को खाना खिलाया गया था, वो प्रकृति ने उसमें फैट की तरह और बाकी चीजों की तरह जमा कर दिया। आप कहेंगे आजकल ऐसा नहीं होता, नहीं, हम लोगों में नहीं होता, पर आज भी आप थोड़ा नीचे जाएं, लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में जाएं, जहाँ पे हमारी बड़ी बूढ़ियां पढ़ी लिखी नहीं है, वो अभी भी उसी इसमें, अरे बहू है बेटा पैदा कर, और उस इसमें है। बहुत बड़ा परसेंटेज है, मेरे ख्याल से जो अवेयर हैं वो तो 1 या 2% ही होंगे, या फिर एट द मोस्ट मैक्सिमम 10%, पर आज भी स्थितियां वही हैं। इसलिए ऊपर वाले ने पहले से ही कर दिया कि भाई माँ को खिलाओ। ये फुल स्क्रीन पे आ सकता है क्या बेटा? इसकी नेक्स्ट स्लाइड लो, ये बच्चा देख रहा है अपन लोग क्या कर रहे हैं। अभी दिख रहा है मैम क्लियर? हाँ हाँ, फुल स्क्रीन ले लो और नेक्स्ट स्लाइड लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर रही हूँ। तो ये जो खाना है, ये ऊपर वाले ने आपके लिए क्रिएट कर दिया है। अब नेक्स्ट ले लो। वाई ब्रेस्ट मिल्क? ये नेचर ने बच्चे को खाना दे दिया है, ऊपर का कुछ भी देने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि पानी भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूध में बहुत पानी होता है। ये अवेलेबल रहता है एट द राइट मोमेंट, एट द राइट टेम्परेचर। जैसे ही बच्चा माँ के स्तन को मुंह लगाता है, वैसे भी माँ के स्तन में दूध बनता रहता है, और जब पूरा स्तन भरने लगता है, माँ को समझ में आ जाता है कि अब बच्चे के खाने का टाइम हो गया है। तो ये सारा नेचुरल है। राइट टेम्परेचर, रेडी टू ड्रिंक, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर इम्यूनिटी, बच्चों को एलर्जीज से बचाता है, बच्चों का माइक्रोगट फ्लोरा, माइक्रोफ्लोरा अच्छा करता है। और सबसे बड़ी बात यानी माँ के साथ बॉन्डिंग होती है। पर आजकल एक जो प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे, और शायद आपके घर में बच्चों को बच्चे हुए होंगे, या कोई यंग है उनको अभी बच्चे, हमारा सारा ध्यान मोबाइल में रहता है, माओ का भी, कि जब वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेती हैं, तो बच्चा दूध पी रहा है और माँ मोबाइल देख रही है। नहीं, ऐसे नहीं चलता। जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो पूरी तरह से अटेंशन बच्चे पे होना चाहिए,
माँ ने पूरी तरह से रिलैक्स्ड होना चाहिए कि हाँ बेटा सिर्फ तू ही है, और होना भी वही चाहिए कि माँ को बच्चे को दूध पिलाने और सुसु पॉटी साफ करने के सिवा और कोई काम नहीं रहना चाहिए शुरू के 2 महीने, कि बस तुम और तुम्हारा बच्चा उतना देख लो, काफी है। साइकोलॉजिकली भी इन दोनों को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि बच्चे को भी एक आश्वस्ति मिलती है। हम अक्सर समझते हैं कि बच्चे को क्या समझता है, बच्चे को सब समझता है, बेवकूफ हम हैं, हमको कुछ नहीं समझता बच्चा क्या चाहता है। और जो पहले कहते थे गर्भ में सीखते हैं, हकीकत यह है कि बच्चे गर्भ में भी सीखते हैं। जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, सब बहू के साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, बहू भी खुश है, अच्छा पढ़ रही है, अच्छा देख रही है, अच्छे काम कर रही है, अच्छा खाना खा रही है, उस सब का असर गर्भस्थ शिशु पे पड़ता है। यू गेट माई पॉइंट? मैं जो भी बोलूंगी, यदि मेरे पेट में बच्चा है, बहुत दूर थोड़ी ना है भाई, पास में ही है, बीच में हार्डली एक एब्डोमिनल वॉल है, उसको सुनाई क्यों नहीं देगा? चौथे 5वें महीने से वो अच्छे से सुनने लगता है। और सुनने न भी लगे, माँ के शरीर पे, मन पे, साइकोलॉजी पे किस चीज का क्या असर हो रहा है, उसका असर बच्चे पे भी होता है। इसलिए माँ का खुश रहना बहुत जरूरी है स्तनपान के लिए। इसके लिए प्राइमिंग होता है, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्लाइड लो बेटा। साइज ऑफ ब्रेस्ट इंक्रीज होता है, फैट डिपोजिशन होता है, सकलिंग स्टिमुलेशन आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है, प्रोलैक्टिन आगे के से निकलता है, और ये पूरा सर्कल बनता है। कि दूध बच्चे के लिए आराम से प्रोड्यूस हो। अब ये माँ के लिए क्यों अच्छा है, बच्चे के लिए तो मैंने बता रही है कि इम्यूनिटी होती है और ये होता है वो होता है। नेक्स्ट स्लाइड ले लो बेटा। इट हैज एक्सट्रीमली पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है ये आप में ममत्व पैदा करता है। और हकीकत ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा ऑक्सीटोसिन पिता के शरीर में भी तैयार होता है, पिता के दिमाग में भी तैयार होता है, इसलिए वो उस बच्चे से इतना अटैच हो पाता है। जब पिता बच्चे के होने पे वहां पे नहीं होता, तब वो ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता और वो पिता को वो डिटैचमेंट रहता है। इसलिए पिता को इस पूरी प्रेगनेंसी में साथ में रहना, और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, हालांकि हमारे यहाँ लेबर रूम में नहीं ले जाते, और उसकी इट इज अ पर्सनल चॉइस कि आपको रहना है पिता को वहां पे या नहीं, क्योंकि अधिकतर पिता बेहोश हो जाते हैं, इसलिए अपने यहाँ पे डॉक्टर्स उनको अंदर नहीं आने देती। पर पिता का होना जरूरी है, ताकि वो ऑक्सीटोसिन उसका भी निकले और उसका भी ममत्व उस बच्चे के प्रति प्रेम जागृत हो। ये सब नेचुरल नॉर्मल प्रोसेसेस हैं। बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, मदर को बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से सेफ गार्ड करता है और बहुत सारे डिजीजेस से सेफ गार्ड करता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नहीं है होगा ऐसा नहीं है, पर होने की संभावना कम हो जाती है, और होता भी है तो उसके मैलिग्नेंसी रेट की संभावना कम रहती है, और मदर का वेट लॉस भी जल्दी होता है। इस वक्त माँ को भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। ये नेक्स्ट वाला लो। ये इस तरीके से इसमें ग्लैंड्स में प्रोलिफरेशन होके और सारा फैट डिपोजिशन बढ़ता है, और ये सारा फैट दूध बनने के काम में आता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम जो देखने में आता है वो है
रिट्रैक्टेड निपल, यानी निपल बाहर की ओर होने की बजाय अंदर की ओर रहता है। ये काम यूजुअली जिनके पास आप जा रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट या नर्स या एएनएम, उनका कार्य रहता है कि वो इसको एक बार चेक कर लें और माँ को बताएं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही थोड़ा ऑयल, वैसलीन या ऐसे कुछ लुब्रिकेंट लेके निपल और एरियोला को, निपल के आसपास वो काला हिस्सा जो बनता है, उसको बाहर की ओर खींच के दिन में 2-3 बार करें, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसको निपल पकड़ने में आसानी रहे। निपल बाहर आएगा तो बच्चा इजीली पकड़ेगा उसको। अब एक आता है कि कब शुरू करें ब्रेस्ट फीडिंग। यदि आप मुझसे कहें तो मैं तो कहूंगी तत्काल। बच्चा पैदा हुआ, उसको माँ की खुली छाती पे रखिए, सीने पे उसका मुंह हो, पेट के बल रखिए, माँ से लगा के, वो खुद ही न्यू बॉर्न होते हुए अपना इधर उधर खिसक के अपनी माँ का निपल पकड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि बच्चा भी बहुत मेहनत, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी बच्चा बहुत मेहनत करके बाहर आया है, बहुत स्ट्रेस से बाहर आया है। आप सोचिए, एक इतना बड़ा सर ऐसे मोल्ड होके छोटी सी कैनाल से आ रहा है, घंटों लग रहे हैं, बार बार प्रेशर आ रहा है, बच्चा भी बहुत स्ट्रेस से निकलता है और ये बच्चे के लिए भी स्ट्रेस रिलीवर रहता है। और इमीडिएटली माँ के पास देने से जो प्लासेंटा है वो भी निकलने में, डिलीवर होने में आसानी हो जाती है, और जो मिल्क सीक्रेशन है जल्दी एस्टैब्लिश होता है। इसलिए तत्काल, ज्यादा से ज्यादा विद इन हाफ एन आवर और मैक्स टू मैक्स विद इन 1 आवर। एक चीज मैं अक्सर देखती हूँ कि अरे हमारा तो ऑपरेशन हुआ तो हमने तो 2 दिन बच्चे को लगाया ही नहीं। नहीं, ऑपरेशन हुआ है तो भी बेबी को माँ से लगाना है, क्योंकि थोड़ी देर में वो होश में आ जाएगी, थकी हुई रही तो भी किसी को उसको पकड़ के माँ के ब्रेस्ट के पास ले जाना है बच्चे को, ताकि जब तक के माँ को 2 दिन में होश आए तब तक के मिल्क एस्टेब्लिश हो जाए। इसलिए पहले दिन भी कैसे पॉसिबल होगा? ये तो साथ वालों को उसको हेल्प करनी पड़ेगी माँ को। मेरे भी ऑपरेशन हुए थे और मुझे भी हेल्प मिली। तो इन सब चीजों की प्रिपरेशन आपको पहले से करनी पड़ेगी कि भाई बच्चा ऐसे हुआ तो भी माँ को लगाना है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो माँ को खाना, सादा खाना, चटपटा खाना नहीं, सादा खाना तत्काल शुरू कर देना चाहिए। उससे भी मिल्क एस्टेब्लिशमेंट में आसानी होती है। हमारे यहाँ पे 3 दिन खाना नहीं देते, हरीरा देते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट हरीरा, पर सिर्फ हरीरा देने से नहीं चलता, उसमें बच्चे को उतनी ताकत नहीं मिलती और उतने अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं बनता। अब दूध माँ का दूध है, माँ का दूध है सब, पर वो भी 5 तरह का होता है: कोलोस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क, प्रीटर्म मिल्क, फोर मिल्क, हाइंड मिल्क। एक ही चीज के अलग अलग नाम है पर अलग अलग वक्त पे। कोलोस्ट्रम जो है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेना, ये पहले 6-7 दिनों में आने वाला थिक येलोइश दूध रहता है और ये बेबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। हालांकि थोड़ी मात्रा में आता है, पूरी मात्रा में बच्चा का पेट भरेगा और ऐसा होगा वो नहीं होता, पर जितनी मात्रा में आ रहा है वो बच्चे को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे हेल्दी मील रहता है। और हमारे यहाँ क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं? पहले 4 दिन माँ का दूध देना ही नहीं है, यानी आपने बच्चे को दुनिया के सबसे बेहतरीन अमृत से, ऊपर वाले ने इतनी मेहनत की, माँ ने इतनी मेहनत की, इतना झेला,
और आपने बच्चे को उस दूध को दिया ही नहीं जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। अब ये कोलेस्ट्रम जो है ये न्यूट्रिएंट्स से इतना भरा होता है, यानी सिर्फ अधिकतर इसको प्रोटीन ग्लोबुलिन ये और इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह करते हैं, पर उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स अच्छी खासी मात्रा में होते हैं। इसलिए इसको सबसे पहले बच्चे को देना जरूरी है। यदि माँ पिलाने की स्थिति में नहीं है तो इस दूध को एक्सट्रैक्ट करके देना है। नेक्स्ट ले लो, ये मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी। अगले 2 हफ्ते में आने वाला दूध ट्रांजिशनल मिल्क है और उसके बाद जो महीने के बाद प्रोड्यूस होता है वो मैच्योर मिल्क है। और एक होता है प्रीटर्म मिल्क। प्रीटर्म मिल्क का अर्थ ये है कि बच्चा जिस भी उम्र पे पैदा हो रहा है उसकी माँ का दूध उसके लायक बनेगा। ट्रांजिशनल मिल्क और मैच्योर मिल्क से बच्चे का वजन बढ़ता है, इनिशियल मिल्क से उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से मिलते हैं। नेक्स्ट लेना फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि अरे दूध तो बिल्कुल पतला पानी जैसा आता है, क्योंकि जो देखने वाला है कि पहले जो 2-3 बूंद कुछ बूंद निकली वो बिल्कुल पानी जैसी रहती हैं। बिल्कुल उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रहते हैं, विटामिन मिनरल्स और अदर चीजें, और पानी ज्यादा रहता है। ये जो हाइंड मिल्क है इसमें भरपूर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह सब रहता है और ये बहुत थिक रहता है। यदि आपने कभी गौर किया हो, आपके घर में किसी को असिस्ट किया हो, तो आखिरी का जो दूध के 1-2 बूंद निकलती है वो बहुत गाढ़ी रहती है। तो जो है ऊपर वाला अच्छे से देके भेजता है। नाउ हाउ टू केयर अबाउट मदर। मदर को शुरू से ये पता होना चाहिए और बताना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। पहले 1-2 दिन हो सकता है वो कहे कि नहीं करना, मेरे से नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज एन एग्जॉस्टिंग प्रोसेस। ऑपरेशन हुआ तो और ज्यादा। तब घर के लोगों को उसके साथ कामली क्वाइटली काम करना है। तू बैठी रहे, उसको पोजीशन देना है, लेटी रहे और बच्चे को दूध से लगाना है। मदर का खाना खाना अच्छा जरूरी है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। न्यूट्रिशन मैडम समरा बताएंगी, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी। एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है हर एक को, और अपने घर में भी बताने की जरूरत है, क्योंकि ये मैं इतना देख चुकी हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। वो जैसे ही नई मदर बनी उसने बच्चे को किसी तरीके से ब्रेस्ट से लगाया, किसी तरीके से फीड कराया, सो गई, बच्चा रो ही रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा। वो घर की महिलाएं और बाकी लोग उसके सिर पे चढ़ जाते, अरे दूध नहीं आ रहा, अरे दूध नहीं आ रहा, अरे दूध नहीं आ रहा। और वो इतनी थकी हुई महिला साइकोलॉजिकली ही उसका दूध आना बंद हो जाता है। उसको आप ये कहिए नहीं आएगा, शांति रख, खाना अच्छे से खा, तू शांत रह, बच्चे को लेके बैठ, दूध आएगा, आराम से रहो, आराम से, उसके सिर पे मत चढ़ो। पहले 6 महीने में ब्रेस्ट मिल्क, इफ मदर इज वेल फेड, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो काफी है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। नेक्स्ट स्लाइड ले लो बेटा। न्यूट्रिशियस फूड समरा मैडम बताएंगी, फूड्स रिच इन आयरन वगैरह वो समरा मैडम बताएंगी। पोषक खाना खाना है शुरू से, प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद, ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड आफ्टर लैक्टेशन ऑल्सो, क्योंकि ये ऊपर वाले की बनाई मशीन है। यदि आप माँ ने खाना नहीं खाया तो उसके शरीर में से दूध अच्छा बन के जाएगा, कमियां माँ में होंगी, फिर ऑस्टियोपोरोसिस और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, दुनिया भर के उसको, वो अभी मैं इसमें नहीं लूंगी, पर प्रॉब्लम्स होते हैं। पानी भी पिलाने की जरूरत नहीं है, माँ के दूध में बहुत ज्यादा पानी रहता है, तो बच्चे को सफिशिएंट पानी मिलता है। एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, एक आजकल देखा है प्रेग्नेंट है तो जाके बैठ गए, नहीं बैठना नहीं है,
प्रेगनेंसी है, बीमारी नहीं है। अनलेस एंड अनटिल इंडिकेटेड कि नहीं बेड रेस्ट करो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। जितना ज्यादा काम करोगे, हेवी लोड मत उठाओ, पर अदरवाइज एक्टिव रहो, तो बच्चा आसानी से डिलीवर होने की संभावना बढ़ती है। एक्सरसाइज रेगुलरली करें। आप जिनके पास जा रहे हैं उनसे आप डॉक्टर से या आपके एक्सरसाइज, आजकल तो फिजियोथेरेपी वाले भी हैं, एक्सरसाइज वाले भी हैं, योगा भी वाले भी हैं, एएनसी के लिए उनके पास भी आप जा सकते हैं या सीख सकते हैं। यूट्यूब पे भी ये चीजें बहुत अवेलेबल हैं। तो ये एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट योर लाइफ, और प्रेगनेंसी में और ज्यादा। बेड रेस्ट नो, अनलेस कहा गया है कि करो। नेक्स्ट, बेबी का क्या रिस्पॉन्स रहता है? जब हम बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करते हैं तो शुरुआत के 1 महीने में बेबी का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। यदि कभी आपने देखा होगा, बच्चा खुद को छील लेता है, नोच लेता है, पर कुछ घंटों बाद वो निशान सारे गायब हो जाते हैं। उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, तो उसकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स भी बहुत फास्ट होती हैं पहले 1 महीने में। इंटेस्टाइनल मूवमेंट फास्ट होती है तो इंटेस्टाइनल एम्प्टिंग भी फास्ट होता है, तो उसको बार बार भूख लगती है, और इस वक्त दूध भी पतला रहता है। ऑल द थिंग्स, उसको जल्दी जल्दी यूरिन और मोशन होता है। सब कहते हैं अरे बच्चा एक यूरिन करता है, मोशन करता है, भूख लग जाती है। उसको लगेगी, हर आधे घंटे में भी भूख लग सकती है। तो उसमें माँ को ये कहने की जरूरत नहीं तुम्हारा दूध सफिशिएंट नहीं है। बच्चे को हो सकता है आधे घंटे में भूख लगे, हो सकता है वो 2.5 घंटे बाद मांगे। शुरुआत के 1 महीने में सिर्फ ध्यान रखो कि बच्चे को डिमांड फीडिंग करना है। 1 महीने के बाद फिर माएँ परेशान हो जाती हैं, घर के लोग, अरे 3 दिन हो गए अभी तक के तो 5-6 बार पॉटी कर रहा था, अब नहीं कर रहा। 5 दिन हो गए नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, अब दूध भी थिक हो गया है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी कम हो गई है, बच्चे का शरीर अपना टाइम ले रहा है, ग्रोथ रेट भी थोड़ा कम हो गया है, और सबसे बड़ी बात, दूध में जो है आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग करा रहे हो, सॉलिड्स बहुत कम होते हैं, और इंटेस्टाइन होती है बहुत लंबी। उस लंबी इंटेस्टाइन को भरने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके सिवा डिफिकेशन रिफ्लेक्स नहीं आता। अब फिर गैसेस हो रही बच्चे को, तो क्या करें? तो उसको पेट के बल लिटाओ, माँ थोड़ा हींग ज्यादा खाए, या इस तरह के घरेलू उपाय कर सकती है। अजवाइन भी खा सकती है, पर मिर्च ना खाए। गैसेस होंगी क्योंकि बच्चा हाई प्रोटीन डाइट पे है एट प्रेजेंट, तो गैसेस होंगी। टेक इट इजी। महीने 1.25 महीने के बाद बच्चा कई बार दूध पीने के बाद दूध निकालता है। इसका एक माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि अरे वो उल्टी कर देता है। नहीं, क्या होता है, बच्चा यदि नॉर्मल ग्रोथ है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। अब वो तेजी से, जब अपने को भूख लगती है, हम भी ज्यादा खा लेते हैं ना, फिर अरे यार ज्यादा खा लिया, वैसे ही बच्चे का भी होता है, भूख लगती है ना, फटाफट अपना तेजी से दूध पी लिया। आपने 2 बार बर्पिंग कराई तो वो हवा के साथ उसके थोड़ा दूध भी निकल गया, और सब लोग परेशान, अरे ये क्या हो गया। नहीं, टेक इट इजी, टेक इट इजी। प्रिपरेशन फॉर सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग, माँ को मोटिवेटेड रखो, माँ को साइकोलॉजिकली रिलैक्स रखो, उसको अच्छी जगह पे बिठाओ या लिटाओ, और सबसे बड़ी चीज ध्यान रखने की, उसके निपल्स क्रैक ना हो, क्योंकि इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन, उससे भी दूध आना कम हो सकता है। इनिशियली डिमांड फीडिंग, नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट, हाँ, डिमांड फीडिंग इज रिकमेंडेड। फ्रीक्वेंट फीड, सक्लिंग इज अ वेरी टायरिंग प्रोसेस फॉर न्यूबॉर्न। तो वो सो जाता है, तो वो 5 मिनट भी दूध पिए तो भी चलेगा, 10 मिनट भी पिए, ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। 10 से 20 मिनट तक के बच्चा दूध पीता है, काफी है।
कम ज्यादा हो सकता है, सिर्फ आगे अपने को देखना है कि बेबी रेगुलर, नेक्स्ट ले लो बेटा, बेबी फीड अच्छे से ले रहा है, रेगुलरली ले रहा है, हैप्पीली ले रहा है, सो अच्छे से रहा है, यूरिन और मोशन अच्छे से पास कर रहा है, अननेसेसरी क्राइंग नहीं है और वेट गेन कर रहा है, और आपके पास बैठ के लेट के आपकी गोद में खुश है, समझ में आ जाता है कि बच्चा खुश है, तो आप भी खुश रहें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पोजीशन ऑफ मदर व्हाइल फीडिंग। सबसे पहले माँ कंफर्टेबल पोजीशन में होनी चाहिए, बेबी को पकड़ना उसको सिखाना चाहिए कि लेट मी सी, बेबी का सिर यहाँ पे हो, कोहनी पे अंदर की ओर, हाथ खुला रहे और बॉटम पे हाथ हो, ताकि बेबी अच्छा सीधा माँ के हाथ में, उसको ऐसे पास में लिया कि सीधे बेबी का मुंह ब्रेस्ट के पास आता है। अब हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं नॉर्मली, बेबी के मुंह में निपल देते हैं, मुंह में नहीं देना है, गाल पे यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, नीचे के होठ पे लगाओ, तो बेबी खुद ही मुंह घुमा के उसको पकड़ लेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि निपल उसके मुंह में दिया तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसका जो फीडिंग है ब्रेन में वो ये कि यहाँ पे लगाया यानी निपल है, इसको पकड़ो, और निपल यानी सिर्फ निपल नहीं पकड़ना है, ये ध्यान रखें, नेक्स्ट ले लो, कि पूरा एरियोला और उसके पीछे तक, मेरे पास वो फोटो नहीं है, एरियोला और उसके पीछे का हिस्सा, बेबी का मुंह पूरा इतना खुला रहेगा, सिर्फ नीचे का लिप आपको मूवमेंट दिखेगा, पूरा करके रहेगा, तो तालू और जीभ से वो दबाता है, तब पीछे से पूरा दूध आता है, जो मिल्क ग्लैंड्स रहती हैं उसकी नलियों को वो जब दबाता है मुंह से, वो निपल से नहीं आएगा, उसको जब पीछे से प्रेस करेगा तब फिर दूध आएगा। और यूजुअली ये गलती होती है कि हम सीधे मुंह में निपल देते हैं, वो भी वो सामने का पकड़ लेता है, ना वो खुश, ना आप खुश, ना माँ खुश, सब परेशानी में रहते हैं। माँ के पास रहेगा, सपोर्टेड रहेगा, फेसिंग ब्रेस्ट रहेगा, आसानी से पिएगा, पर ये सबसे बड़ी बात है कि उसके आसपास लगाना है, मुंह में नहीं घुसाना है। बेबी पोजीशन मैंने आपको बता दी। अब ये देखिए कि बेबी का नाक तो नहीं बंद हो रहा ब्रेस्ट टिश्यू से, स्वेलोइंग हो रहा है, जब बेबी का पेट भर जाता है वो खुद ही छोड़ देता है, हम उसको जबरदस्ती नहीं खिला सकते, आग्रह नहीं कर सकते, जैसा भारत में बहुत शादियों में आग्रह किया जाता है, या कहीं पे भी खाना खाने के लिए आग्रह करना जरूरी है, बच्चों को आग्रह नहीं लगता, उनको जितना चाहिए वो पीते हैं, बात खत्म। यदि बेबी फीड रिफ्यूज कर रहा है, ज्यादा रो रहा है, फीवर है, यूरिन या मोशन पास करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इन सिम्टम्स के साथ, नॉर्मल कोर्स में नहीं, जैसा मैंने पहले बताया, और वेट गेन नहीं कर रहा, नेक्स्ट स्लाइड लो बेटा। हाँ, दिस इज द टाइम टू विजिट द पीडियाट्रिशियन और गायनी इमीडिएटली, इसमें डिले ना करें, अपने डॉक्टर के पास तत्काल दिखाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिम्टम्स हैं। माँ को देखना है, माँ खुश है कि नहीं, वो हेल्दी दिख रही है कि नहीं, काम एंड रिलैक्स्ड है कि नहीं, बच्चे को प्यार से देख रही है कि नहीं, ब्रेस्ट एंड निपल्स नॉर्मल है, माँ को सपोर्ट है, ब्रेस्ट, माँ के ब्रेस्ट को सपोर्ट है, मदर लेटे हुए या बैठे हुए रिलैक्स्ड है। नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट, ब्रेस्ट एनगॉज्ड नहीं है, यदि एनगॉज्ड और पेनफुल है और फीवर आ रहा है तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, ये हो चुका है बच्चे का। सो नेक्स्ट लो,
अभी मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ, जितना मैक्सिमम ज़रूरी था मैंने आपको बता दिया। इसके आगे प्री लैक्टेशन प्रिपरेशन विथ न्यूट्रिशन, लैक्टेशनल न्यूट्रिशन और यानी दूध पिलाना बंद करने के बाद भी माँ का क्या आहार विहार होना चाहिए, इस बारे में आपको समरा जी बताएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थैंक मैं यू। हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय समरा अख्तर हुसैन मैडम को आमंत्रित करूंगा कि आप आए और हमें न्यूट्रिशन पे जानकारी प्रदान करें। मैडम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है आप सब में? पहले मुझे ये बताइए। हाँ जी, क्लियर है। थैंक यू फॉर द लवली सेशन मैम। आपने बहुत सारी बातें जो हमको अभी भी प्रैक्टिस करने के बाद भी कुछ डाउट्स रहते हैं, वो बहुत अच्छे से आपने क्लियर आउट कर दी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। स्लाइड्स दिख रही है? यस मैम। जैसे कि मैम ने हम लोगों को अभी बताया कि न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी लेडी के लिए, जब भी वो अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। उससे पहले भी उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो टाइम उसका प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में गुजरता है, वो कंप्लीट 9 मंथ्स, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम उसको सिर्फ अपना न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखना है, उसके साथ साथ उसे आने वाले जो न्यू बॉर्न है उसका भी ध्यान रखना है। वो पूरा बेबी जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और पोस्ट प्रेगनेंसी। इनफैक्ट जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं उस टाइम भी वो उसी मदर के ऊपर भी कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहता है। तो इस टाइम पे मदर का न्यूट्रिशन इतना अच्छा होना चाहिए, कम्प्लीटली हर चीज़ों को उनकी डाइट में शामिल रखना चाहिए, ताकि वो जो भी चीज़ें ले रही हैं, एक तो बॉडी पहले तो वो बेबी को नर्चर करने में, बेबी को प्रिपेयर करने में, वो सारी आपकी बॉडी उसमें उसमें यूटिलाइज हो जाता है। फिर एक बार जब आपने बर्थ हो गया है बेबी का, उस टाइम पे जो आपने जब भी बेबी को आपने जब आपका बर्थ हो गया है, उस टाइम पे जो बेबी हुआ है, तो आपने उस टाइम पे जो बहुत सारा ब्लड लॉस या बहुत सारा आपका न्यूट्रिएंट लॉस, एनर्जी लॉस, एवरीथिंग होता है, वो चीज़ें अलोंग विद जो सबसे बड़ा लाइफ का एक मोमेंट होता है कि आपका लैक्टेशन पीरियड जो होता है वो स्टार्ट ऑफ होता है। वैसे ही मदर की हेल्थ पोस्ट डिलीवरी बहुत अच्छी नहीं होती है। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहले से, जैसे मैम ने बताया कि बहुत सारी प्रिपरेशन आप पहले से करके रखते हो। लेकिन हर एक की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, हर एक की कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी है तो भी डिफरेंसेस होते हैं, अगर आपकी सिज़ेरियन डिलीवरीज़ हैं तो भी आपके काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। तो न्यूट्रिशन उस टाइम पे आपके लिए बहुत मैटर करता है कि आपने जो खाया है, वो उस पूरे पीरियड में आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। लैक्टेशन के टाइम पे बेसिकली एक लैक्टेशन एक बायोलॉजिकल हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी का, जैसे ही मैम ने बताया, जैसे आप हम लोग नेशनल लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है एक मदर के लिए भी और एक बेबी के लिए भी। इस टाइम पे जो आपकी जो न्यू बॉर्न है उसके लिए वो फीडिंग प्रिपेयर होती है, कुछ बॉडी आपकी फिगर आउट करती है, स्पेसिफिक हार्मोन्स आपकी बॉडी में इनिशिएट होते हैं, ताकि वो आपकी बॉडी में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट ऑफ कर सके, उसके साथ साथ उसको रिलीज होने में हेल्प आउट करे। बच्चा है ऑब्वियसली, उसके अंदर कोई और पहले से तो चीज़ें सीखा हुआ नहीं है कि उसको सकलिंग आती हो या कोई चीज़ आती हो, तो वो इजेक्शन के लिए भी आपका जो रिलीज ऑफ मिल्क है उसमें भी बहुत हेल्प आउट करे। तो ये चीज़ें एक प्रोसेस होता है कंप्लीट लैक्टेशन का, जो उस टाइम पे आपकी बॉडी जिससे गो थ्रू कर रही होती है। लैक्टेटिंग मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन रहे। जितना अच्छा न्यूट्रिशन रहेगा उतना ही अच्छा उसको क्वालिटी ऑफ मिल्क होगा।
क्योंकि जो भी वो ले रही है, आपके हर चीज जो है वो आपकी क्वालिटी ऑफ फूड पे ही डिपेंड करता है। जैसा मदर का न्यूट्रिशन रहेगा या रहा है, उस पे बहुत हद तक बेबी का न्यूट्रिशन या बेबी का जितना भी ग्रोथ है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टू दैट। अगर यदि मदर की डाइट में काफ़ी चीज़ें जैसे बहुत चूज़ी या पिकी हो जाती हैं बहुत सारी लेडीज़, या जैसे आपको मैम ने भी बताया और हम आजकल ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं कि जो आजकल की न्यूली मम्मीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं बहुत सारी चीज़ों से। काफ़ी चीज़ें ऐसी और कुछ ऐसी भी होती हैं कि बहुत उनको ये रहना है कि मुझे अपना फिगर मेंटेन रखना है, ओवरवेट नहीं हो जाऊँ। लेकिन एक आपका हेल्थी वेट जो गेन है ड्यूरिंग आपका टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कंप्लीट जो आपका टेन्योर है वो 9 टू 12 केजीज़ गेन जो है वो होना चाहिए। बिकॉज़ आपकी बॉडी प्रिपेयर करती है हर चीज़ के लिए। ये आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए, आपकी लाइफ़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए न्यू फेज़ है। तो हर फेज़ में हर चीज़ के लिए डिफरेंसेस होते हैं। तो इस टाइम पे उसको इस तरह से नहीं डील करना चाहिए कि हाँ, डाइटिंग स्पेसिफिकली कि डाइटिंग की जाए या उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए कि नहीं, हाँ, मैं ज़्यादा घी, तेल या ऐसी चीज़ें नहीं लूँगी। हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ही है, तो जितना हो सके आपको हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। जो एक वेल नरिश्ड मदर होती है, वो एक एवरेज के अराउंड 850 ml से लेके अराउंड आपका जो है 400 ml, अगर माल नरिश है तो, वैसे नहीं तो 800 850 ml के आसपास तक उनका मिल्क प्रोडक्शन होता है। लेकिन जो मदर्स प्रॉपरली वेल नरिश नहीं होती हैं, तो उनके में प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन रखना उस टाइम पे इम्पोर्टेंट इसीलिए ताकि प्रोडक्शन भी अच्छा हो, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। Why is nutrition important for a lactating mother, है ना? बैलेंस डाइट, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए एसेंशियल है। साइकोलॉजिकल नीड्स भी उस टाइम पे मदर की बहुत चेंज हो जाती हैं। विद बैलेंसिंग न्यूट्रिशन रिजर्व फॉर हरसेल्फ, मतलब जो उसने अभी तक भी जितना भी कुछ उसने चीजें ली हैं, अगर उसका न्यूट्रिशन पूरी प्रेगनेंसी के अराउंड अच्छा रहा है, उसने अपनी डाइट में अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स लिए हैं, अच्छे अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिच सोर्सेज लिए हैं या आयरन की सोर्सेज, आपकी सप्लीमेंटेशन जो है वो एड ऑन चीजें होती है। जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है दवाइयों के लिए या सप्लीमेंटेशन के लिए, वो हमेशा एड ऑन होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की उस टाइम पे रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली इट हैज बिकम डबल। तो उस टाइम पे आपको वो चीजें तो लेनी नहीं है, लेकिन आप डाइट के थ्रू भी बहुत सारी चीजों को इनहांस कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन लेवल के लिए। तो अगर आप आयरन की सोर्सेज हैं तो आप उसे, अगर आपके वो चीजें कम है, अगर आपका ब्लड लॉस होता है, आपकी ब्लड की कमी, ऑब्वियसली आपको पोस्ट, आपको नहीं मालूम आपकी डिलीवरी किस टाइप की है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें भी ब्लड लॉस होता है, आपकी सिजेरियन होती है तो भी ब्लड लॉस होता है। तो वहां पे भी आपका ब्लड तो होना ही चाहिए उतने अमाउंट में, तो उसके लिए आपका न्यूट्रिशन किस तरह से रहे वो इम्पोर्टेंट है। For healthy growth and development of an infant, why ideal best amount of the contents, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उसका बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। सिर्फ उस पर्टिकुलर फेज के लिए नहीं जो प्रेगनेंसी में है, लेकिन हाँ जो फर्स्ट 6 मंथ्स, जो इनिशियल 6 मंथ्स है आपके बेबी के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे मदर का न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो ही क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होगा। क्वालिटी ऑफ मिल्क जितना अच्छा प्रोड्यूस होगा, उतनी ही आपके बच्चे के वो जो माइलस्टोन्स होते हैं या जो ग्रोथ लेवल्स होते हैं, आप वो अचीव अच्छे से कर पाते हो। उसकी जैसे कि हमको पता है कि जो फर्स्ट से 3 मंथ्स में होता है, उस टाइम पे बेबी का भी ग्रोथ स्पर्ट होता है। इसीलिए सबसे पहले कहा जाता है कि एक तो ब्रेस्ट मिल्क इनिशिएट जितनी जल्दी हुआ जा सके आप उतनी जल्दी आप इनिशिएट करिए। सेकेंडली, फिर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हाँ कितना फ्रीक्वेंटली, क्योंकि आप जैसे मैम ने आपको बताया कि उसको बहुत बार बार भूख लग सकती है, हर चीज़ें उसके साथ हो सकती है। तो आपको भी अपनी बॉडी को उसी तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन आइडियल उसके साथ साथ ये जरूरी भी है कि वो मदर जो कर रही है ठीक है, लेकिन आसपास का उसका एनवायरनमेंट भी उतना ही जो है उसके लिए सपोर्टिव होना चाहिए। आजकल एक नया फेज स्टार्ट ऑफ हो गया है, जैसे ये लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, फीमेल्स प्रेग्नेंट हो गई हैं, आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले जो अनाउंसमेंट ही होता है, या आप आजकल इंस्टाग्राम या बहुत सारी जो सोशल मीडिया के थ्रू लोग भी वो करते हैं, तो उसमें भी सबसे पहले ये कहा जाता है वी आर प्रेग्नेंट। वी आर प्रेग्नेंट से मतलब ये होता है अगर हमने कंसीव किया है तो हमें दोनों चीजों को मतलब आपस में ही प्रॉपरली काटना पड़ेगा। अगर मदर के लिए उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो फादर को वहाँ सपोर्टिव होना ही पड़ेगा उसके हेल्थ के लिए। सिर्फ एक व्यक्ति से आप डिपेंडेंट करो, आप एक्सपेक्ट करो कि वो बेबी को मतलब कंसीव भी करेगी, वो अपने आप को भी ध्यान रखे, वो आने वाले का भी ध्यान रखे, वो घर का भी ख्याल रखे, वो चीजें आज के टाइम पे थोड़ी ज्यादा और मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि
ठीक है, जो पहले के टाइम्स थे या पहले के दौर थे, उस टाइम पे हमारी जो क्वालिटी ऑफ फूड था, वो भी बहुत अच्छा था, क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, वो भी बहुत अच्छी थी। आजकल मशीन के चक्कर में हम लोगों ने बहुत चीज़ें डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है? तो आपका जो पर्टिकुलर पीरियड है, जो आपका लैक्टेशन पीरियड है, कमिंग बैक टू दैट, उस टाइम पे आपका न्यूट्रिशन हैज़ टू बी, आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट इज़ हाईएस्ट। आई विल रिपीट कि ये इस टाइम पे हाईएस्ट होता है। जितने भी आप, जो हम लोग नॉर्मली आपको रिकमेंडेड डेयरी डाइटरी अलाउंसेस होते हैं, जो आरडी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा डाइट चार्ट बनाते हैं, उनकी कैलोरीज वगैरह न्यूट्रिशनली हम लोग पूरा कैलकुलेटेड रखते हैं कि एक व्यक्ति है या एक फीमेल है, उसकी वर्किंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का उसका वर्कलोड है, कि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रही है या मॉडरेट वर्कर है या वो हैवी वर्कर वगैरह है। उस हिसाब से उनकी कैलोरीज डिवाइड की जाती हैं कि अगर सेडेंटरी है तो ऑब्वियसली उसका कैलोरी कंजम्पशन इतना नहीं होता, तो ऑब्वियसली उनको कम कैलोरीज प्रोवाइड की जाती है। फिर उससे थोड़ी ज्यादा मॉडरेट वालों को फिर उस हिसाब से हाई जितना भी है, जैसे डिपेंडिंग ऑन टू द एक्टिविटी ऑफ द फीमेल पे होता है। लेकिन ये जो पीरियड है, जितना भी जो भी फीमेल की जो भी वर्किंग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इस टाइम पे जो एडिशनल आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, वो हर फीमेल के लिए सेम है। वट एवर बी द थिंग, आप किसी भी टाइप की, आप कैसी भी हो, जितना एक्सेस अगर आपकी जो भी आपकी बेसिक थी, अगर सेडेंटरी वाले के लिए अलग है, डिफरेंट है, या उसके लिए डिफरेंट है, लेकिन आपको जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड करनी है, वो आपको हर एक के लिए सिमिलर ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोशली इतने वेल इक्विप्ड नहीं होते, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो आपको उनके लिए वो चीज़ें या इतनी ईज़िली एक्सेसिबल चीज़ें, हर कोई तो बाहर से चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाते, मतलब ले नहीं पाता वाली बात है। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि उतना अफोर्ड भी कर पाए कि नहीं कर पाए, तो अफोर्डेबिलिटी देख के आपको हर चीज़ उनका डाइट में ऐड ऑन करना पड़ता है। अगर इस टाइम पे आपका न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो जो मदर की बॉडी में ऑलरेडी न्यूट्रिशन या जो भी उसके स्टोर्स हैं, वो बेबी के लिए यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मदर ने नहीं खाया, तो जो पुराने मदर के सारे रिजर्व्स हैं या बॉडी में ऑलरेडी चीजें स्टोर्ड हैं, वो सब बेबी के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। तो मदर की बॉडी में जितना भी स्टोर्ड चीजें थी, उसके लिए खुद के लिए वो रिजर्व खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे भी उसके अंदर सबसे माल नरिश सबसे पहले मदर होगी, बेबी के ऊपर इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं दिखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आने वाले के लिए भी, या एक्स वाई जेड कोई भी है, एक माँ की हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम सबको भी समझ में आता है, क्योंकि अगर मम्मी की तबीयत खराब होती है, तो सबसे पहले पूरा घर जो है परेशान इसलिए हो जाता है, क्योंकि हर चीज शी इज हैंडलिंग ऑन टू इट, वो हैंडल कर रही होती है सारी चीजें, उन्हें हर चीज का पता है। आप एक बार एक फादर भी बीमार होते हैं या घर में कोई और भी बीमार होता है, तो देखने वाली मम्मी ही होती है या फीमेल ही होती है। लेकिन अगर और कोई बीमार पड़ा है, तो वो फीमेल ही देख रही है, लेकिन फीमेल बीमार पड़ी है तो बाकी पूरा घर हिल जाता है। यार अब हम ये क्या करें, एक खाने के लिए एक्स वाई जेड बच्चे हैं, अगर आपके ऑलरेडी पहले से बच्चे हैं, तो उस वो लोग परेशान, बच्चों के लिए पूरा रूटीन है, वो हर चीज मदर पर डिपेंडेंट होता है। तो आपके जो पहले के अगर बच्चे हैं उनके लिए, या आप अगर फैमिली के साथ रह रहे हो, लॉस के साथ रह रहे हो, उनके लिए, हर एक के लिए फीमेल का न्यूट्रिशन या फीमेल का एडिक्वेटली प्रॉपरली हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जो भी उसकी बॉडी में रिजर्व वगैरह है वही होंगे, और फिर आगे जाके ये फीमेल कोई प्रॉब्लम, जो ऑस्टियोपोरोसिस की मैम एक टॉपिक साइड आउट किया था, ये ऑस्टियोपोरोसिस, जब आपको कैल्शियम रिजर्व ही नहीं होंगे आपकी बॉडी में प्रॉपरली, तो वो आपकी बॉडी में से ये कि यूटिलाइज होगा और कैल्शियम आपकी बॉडी में से कम होता जाएगा, तभी आपकी बोन्स है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, स्पेशली इंडियंस को या एशियंस को इसीलिए होती है, क्योंकि वो उनका न्यूट्रिशन प्रॉपरली सही नहीं होता है। एंड इवेंचुअली वो बॉडी जो है वो बेबी के लिए, बॉडी में से बेबी के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और फिर जो है वो मदर की जो जो लाइफ है या मदर की जो बॉडी है उसमें से वो कमी हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसको बाकी चीजों में प्रॉब्लम होने लगती है। ये चार्ट जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये एक रिकमेंडेटरी डाइटरी अलाउंस है जो हमारी लैक्टेटिंग मदर्स के लिए होता है, स्पेशली जो 0 से 6 मंथ्स। ये दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड ऑन करते हैं। मेजरली 0 to 6 मंथ्स में पहला होता है इस टाइम का, इसलिए क्योंकि इस टाइम पे आपका बेबी जो है वो कंप्लीटली वो मदर पे डिपेंडेंट है। हर आपको कोई भी आपका जो भी न्यूट्रिशन फीड या न्यूट्रिशन सॉरी आपका हेल्थ बैकग्राउंड से होगा, वेदर इट्स योर डॉक्टर्स या आपके नर्सेज या आपके न्यूट्रिशन बैकग्राउंड का कोई भी है या whoever it is,
सबसे पहले आपको सलाह यही दी जाती है कि पहले 6 महीने कंप्लीटली मदर की फीड पे ही बेबी को रखना है इररिस्पेक्ट। हाँ, अगर कोई और इश्यूज है या तो फीड कम आ रहा है या कुछ भी XYZ, अब जाके वो चीजें स्टार्ट ऑफ हुई है कि आप पैकेज फूड आइटम्स या आप जो डिब्बे वाले दूध के चीजें होती हैं या टेंड वाले फॉर्म्स होते हैं, पाउडर मिल्क जो है आप एड ऑन करने लगे बच्चों की डाइट में। लेकिन अगर मदर कंप्लीटली अच्छे न्यूट्रिशन पे है और प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रही है तो उसका क्वालिटी ऑफ मिल्क भी इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी आप बाहर का मिल्क यूज करवाते हो बेबी के लिए, हर चीज मदर के मिल्क में बेटर क्वालिटी की होगी, बेटर क्वांटिटी में आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है। इस टाइम पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो हमने कैटेगराइज किया है कि एक्टिविटी बेस्ड है। सेडेंटरी वर्कर हुआ, मॉडरेट वर्कर हुआ या हैवी वर्कर। जैसे सेडेंटरी वर्कर जैसे आजकल की फीमेल जो घर में रहती है नॉर्मली, आप एक हाउस वाइफ हुई या आपके ऑलरेडी एक आध बच्चा है या आप वो चीजें मैनेज करते हो, आपकी और कोई बहुत ज्यादा हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपकी वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में आती है। सेकेंड आती है मॉडरेट वर्कर, या कहीं बाहर आप वर्किंग लेडी है या उसका वर्क शेड्यूल ऐसा है कि वो उसको वर्क ऑन भी करना है या जो भी XYZ है, जहाँ उसकी एक्टिविटी ज्यादा यूजन हो रही है। और थर्ड जो हैवी वर्कर्स हैं, जो और फीमेल्स होती हैं जैसे जो बाहर काम कर रही होती हैं, या बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो ऑलरेडी बच्चे जिनके बच्चे होते हैं और फिर उनको बाकी बच्चों को भी देखना पड़ता है, उसके साथ साथ वो बाहर के काम भी देख रही होती हैं या लेबरर्स होती हैं या जो भी है, तो उनकी एक्टिविटी उस पर डिवाइड की गई कि वो हैवी वर्कर होता है। तो आप यहाँ देखिए एनर्जी हमने हर एक के साथ, जो उनकी सेडेंटरी जो नॉर्मल बेसिक थी उनकी 1900 कैलोरीज थी, एंड देन इनफैक्ट हमने 600 कैलोरीज एड ऑन करा है। सिमिलरली हमारी मॉडरेट है जो हमारी बेसिक थी, वो तो वो उसके साथ एक्स्ट्रा 600 वापस से एड ऑन किया है। हर एक कैटेगरी के साथ हमको 600 कैलोरीज उनको देनी है। प्रोटीन हमको उनको 75 ग्राम के आसपास देना है। ये बेसिक चीजें हैं जो फैट भी उनकी बॉडी में अकोमुलेट करना पड़ता है, हमको ऐड ऑन करना पड़ता है डाइट के थ्रू, उनको देना पड़ता है। और कैल्शियम, इन चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल में जो भी है आगे पढ़ेंगे। सेकेंडली जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड ऑन करते हैं, तो दूसरा होता है आपका 6 to 12 मंथ्स के बेसिस पे। इस टाइम पे बच्चा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे या वीनिंग पे स्टार्ट ऑफ हो जाता है। ऑब्वियसली आपके ऊपर कंप्लीटली मदर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, लेकिन हाँ, मदर के लिए उस टाइम भी कैलोरीज एंड एवरीथिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वो टाइम है कि एक तो उसको वापस से अपनी एनर्जी रीगेन भी करनी पड़ती है, दूसरा अब जो बेबी है उसका भी टेक केयर करना पड़ता है और उसके साथ साथ उसको फीड भी करना है। तो वो चीजें भी ऐड ऑन है, तो हम बहुत ज्यादा कैलोरी डिडक्शन जिसमें यहाँ पे भी नहीं करते। प्रोटीन जो है हमको इसमें जो है पहले से थोड़ा सा कम हो जाता है, बाकी चीजें थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फैट एंड कैल्शियम आपकी बॉडी में उतना ही चलता है, ताकि आपकी जो बॉडी में ऑब्वियसली जो रिजर्व खत्म हुए हैं तो बेबी के प्रोडक्शन में या उसकी डिलीवरी में या पोस्ट प्रेगनेंसी भी आपके लैक्टेशन टाइम पे भी आपके जो रिजर्व कम होते जा रहे हैं वो वापस से रिफ्यूल या रिफिल हो सके। इसी तरह हर सारी न्यूट्रिएंट्स अलग अलग हैं, हर चीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी में चलती रहती है। 6 मंथ्स के आसपास डिफरेंट होती है, फिर पोस्ट 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक आपकी चीजें डिफरेंट होने लगती है। प्रोटीन की अलग होती है, विजिबल फैट्स जो हमको दिख रहे होते हैं फैट, उनकी अलग होती है, कैल्शियम की सोर्सेज हमें अलग अलग एड ऑन करने पड़ते हैं। ठीक है। अब व्हाट टू टेकन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, इस टाइम पे आपकी डाइट कैसी रहे, हर चीजों को हमको ऐड ऑन करना पड़ता है। प्रोटीन्स के लिए बहुत चीजें हमारी डाइट में अवेलेबल रहती हैं। आपको इस टाइम पे आपकी क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा हो, इसलिए जितना हो सके डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स वगैरह भी ऐड ऑन कर सकते हैं, आप नॉन वेज वगैरह भी डेली बेसिस पे ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए प्रोटीन की चीजें जो है, ये सोर्सेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हो। आप दालें हर टाइप की ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, आप ऑयल सीड्स वगैरह हैं उनको ऐड ऑन कर सकते हो। इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे ऐड कर सकते हैं। आप चने को जैसे आपके मोटा अनाज है, आपके मिलेट्स वगैरह भी हैं, उनको भी धीरे धीरे अपनी डाइट में शामिल वापस से हमको ऐड ऑन करना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज में एक कुछ भी तत्व है तो उसको हम मिक्स करके खाते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे दाल चावल है, दाल आपका बहुत अच्छा कार्ब्स का सोर्स होता है, इसी तरह से आपके जो सॉरी दाल जो है वो बहुत अच्छा आपका प्रोटीन का सोर्स होता है, और चावल या आप रोटी जो उसके साथ खा रहे हो वो कार्ब्स का सोर्स होता है। तो कुछ प्रोटीन्स आपके जो होते हैं वो दालों में होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो है आपके वो रोटी या चावल में होते हैं। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन में जब आप उनको खाते हैं तो आपको वो कंप्लीट हो जाता है, आपका न्यूट्रिशन फुलफिल हो जाता है, आपको जो जितने अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं वो फिल इन हो जाते हैं।
सिमिलर गोज़ कि हमको जितना हम लिक्विड इनटेक हमारा अच्छा रखते हैं उस टाइम पे, आप उस टाइम पे फीमेल्स को जो आपकी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, आप उनको मिल्क या मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज़ें आप उनको दे सकते हैं, आप मिल्क के ड्रिंक्स वगैरह दे सकते हैं, आप फ्रूट शेक्स आप उनकी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हो, उनको आप चाय, कॉफ़ी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहती है, ठीक है? क्योंकि वो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज़ करता है, इतना अच्छा आपका बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखता है, ठीक है? तो आप सूप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जितना हो सके आप सीजनल फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ऐड ऑन करना है, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स तो आपको इसी से मिल रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें सीजनल हैं, तो बेस्ट वो है कि आप उनको अपनी डाइट में शामिल करें। और अगर जैसे कुछ चीज़ें प्रेफरेबली कुछ ही पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो आपकी डाइट में आपको ऐड ऑन नहीं करनी होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर टू बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन टू। पर जो चीज़ें लेनी है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन आउट किया कि आप होल ग्रेन्स, आपके सारे जितने भी अनाज वगैरह हैं, आपको गेहूँ हुआ, चना हुआ, बाजरा हुआ, आप धीरे-धीरे करके इनको अपनी डाइट में ऐड ऑन करें, रेगुलराइज़ रखें, ताकि आपको कंप्लीट पोर्शन हो। आपके जो पोर्शन साइज़ है, आप कभी भी किसी भी चीज़ को, या आपकी जो थाली है, इंडियन थाली जो होती है, बहुत सक्षम होती है। हर चीज़ उसमें कंप्लीटली अवेलेबल रहता है। आप जब खा रहे होते हो तो आपके साथ रोटी भी होगी, चावल भी होगी, सब्ज़ी भी होगी, दाल भी होगी। अगर मदर की अच्छा चाहिए हम कर्ड की बेस्ड भी चीज़ें को इंक्लूड ऑन कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल रखें। अब हम जब एक एक चीज़ के ऊपर जाएं कि डाइट में क्या क्या चीज़ें हमको कब शामिल या कब ऐड ऑन करनी है, तो प्रोटीन जैसे मैंने आपको बताया हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बेबी की ग्रोथ के लिए हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आपने जितना भी आपकी बॉडी को रिकवरी का चीज़ है, रिकवरी के लिए चाहिए होता है, यानी रिपरेशन आपकी बॉडी का काम है, वो सारा काम जो है वो प्रोटीन करता है। तो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए आपको डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन वहाँ करनी पड़ती हैं। कभी आप कुछ सोया के प्रोडक्ट्स ऐड ऑन कर सकते हो अगर वेजिटेरियन है, कभी आलमंड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नट्स वगैरह बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। चना या चने की बेस वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ढोकला हुआ या चीरा वगैरह हो, वो बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। आप कर्ड बेस्ड कोई भी चीज़ें आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। कर्ड की बेसिस बना के आप उसमें, पनीर बहुत अच्छा सोर्स है। इन चीज़ों को डाइट में ऐड ऑन करना है, कम से कम मिनिमम आपकी 2 से 3 सर्विंग आपके गुड प्रोटीन के होने चाहिए। हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन होना चाहिए। हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन हमारे वो होते हैं जो हमारी बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सकती है, मैक्सिमम उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन हो जाता है। इसी तरह आपके नट्स वगैरह होते हैं, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उनके पास तो ऑब्वियसली काफ़ी बेटर ऑप्शन ही होते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन थोड़ा सा बेटर हो जाता है, लेकिन वहाँ पे भी हम उनसे ये नहीं कहते कि आपको फिर वो कंटिन्यूएशन में ही खाना है। हाँ, लिमिटाइजेशन भी हर जगह इम्पोर्टेंट है। क्वांटिटी देखनी पड़ती है, ज़रूरी नहीं है कि बस हाँ ओपन आउट कर दिया है कि आप हर चीज़ें खाते रहो हर टाइम पे, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो खा रहे हो, जितना खा रहे हो, आपको वो गुड और हेल्दी फूड, हाँ, हम आपसे कहेंगे आप स्पाइसी फूड जितना भी है उसको रिस्ट्रिक्ट डाउन करिए, प्रोसेस्ड फूड को जितना है वो रिस्ट्रिक्ट डाउन करिए, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको आपकी डाइट में से एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह हैं, वो उनको कट डाउन करना पड़ता है। सिमिलर आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी आपके जो अनाज वगैरह हैं, वो भी आपकी डाइट में प्रॉपरली होने ही चाहिए। जैसे आपका नॉर्मल आपका गेहूँ का आटा है या ओट्स हैं, आप उनको दलिए के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। आप उससे बाकी प्रिपरेशन की चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हो। आप राइस की बहुत सारी प्रिपरेशंस बना सकते हो। फ्राइड राइस टाइप बन सकते हैं, ठीक है? तो उसमें बहुत ज़्यादा जैसे चाइनीज़ वाला फूड वगैरह जो होता है, अपन इंडियन सॉसेस बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन लिमिटाइज़ सॉसेस के साथ या लिमिटाइज़ सीजनिंग के साथ आप वेजिटेबल के साथ आप राइस बना, स्टर फ्राइड फ्राइड राइस आप टाइप फ्राइड कर सकते हो। इन चीज़ों को ऐड ऑन करना है ताकि जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें आपको एनर्जी मिले। सिर्फ प्रोटीन का काम नहीं है, प्रोटीन आपका काम तभी प्रॉपरली करेगा अगर आपकी बॉडी को आपने अच्छे से या रिच डाइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी दिए। यदि आपकी डाइट में एनर्जी की या कार्ब्स की कमी होगी तो आपकी बॉडी जो प्रोटीन का काम था रिपरेशन वाला या बेबी के लिए ग्रोथ को काम कर रहा, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ प्रोटीन को काम कार्ब्स का ही करना पड़ेगा, उसको भी एनर्जी ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है? जैसे कि मैंने भी बताया, मैंने भी आपको बता रही हूँ कि विटामिन्स मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे क्या क्या आपका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो क्वालिटी उसका बेटर हो जाए। तो जितना हो सके हम क्वालिटी ऐड ऑन करने के लिए जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको हमको बहुत ऐड ऑन करना है। सारी सब्जियां जितनी भी हो सके आप धीरे धीरे अपनी डाइट में ऐड ऑन करना शुरू करिए। इससे क्या विटामिन जो आप खा रहे हैं वही आपके बेबी में भी आपके मिल्क के थ्रू पास ऑन हो रहा होता है। तो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी सारे मिनरल्स को या सारे विटामिन को पास ऑन करने के लिए भी मदर को डाइट में ऐड ऑन करना जरूरी है, क्योंकि यू आर गोइंग टू पास इट टू योर बेबी बेसिकली, है ना?
तो आप अपनी डाइट में स्पिनच वगैरह हुआ, यानी पालक हुआ, जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हुई, मेथी हुई, अगर स्पेशली आपका विंटर सीजन है तो यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल, उस टाइम पे आपके पास एम्पल अमाउंट में अवेलेबल रहती है, तो आप तब खा सकते हैं। इस टाइम पे कोई ऐसा पर्टिकुलर आपका रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी नहीं होता है। जैसे आप इनिशियल आपकी प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ फर्स्ट 3 मंथ्स में हम आपको बोलते हैं कि आप उस टाइम पे पपाया नहीं खाइए या पाइनएप्पल नहीं खाइए, क्योंकि वो अलग रिperकशंस हो सकते हैं उस चीज के। लेकिन इस टाइम पे आपकी डाइट जितनी हेल्दी हो, जितनी आपकी वेरिड वैरायटी हो, जितनी वैरायटी इसमें अच्छी होगी, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके फ्रूट्स भी इसमें आप जितने भी टाइप्स के हैं वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, जो भी आपके सारे बीन्स हैं आप सोक करके आप स्प्राउट्स के फॉर्म में भी आप इन चीजों को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपकी दालें वगैरह जो है कभी ये कुछ होती है पर्टिकुलर, उनमें विटामिन सी की कमी होती है, तो आप जब उनको स्प्राउटिंग करते हैं या जर्मिनेशन के प्रोसेस करते हैं, उससे उनके विटामिन जो है वो इनहांस हो जाते हैं। ठीक है, और ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम जब भी कोई चीज ले रहे हैं तो उसको एज इन किसी चीज के साथ ऐड ऑन करके लें। जैसे अब मैं आपको बताऊं, आयरन या कैल्शियम है आपकी बॉडी में, अगर आप जितना भी चाहे आयरन की सोर्सेज लेते रहोगे, लेकिन अगर आपने कोई भी विटामिन सी की चीज नहीं खाई तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता। तो आप चाहे जितना भी पालक खा लो या हरी पत्तेदार सब्जियां खा लो या आप डेट्स के फॉर्म में खा लो या आप अंजीर खा लो, ये सारी रिच फॉर्म ऑफ आपकी आयरन होती है, क्योंकि आयरन की तो आपको मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रहती है पोस्ट प्रेगनेंसी भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, जब तक आप फीटल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ड्यूरिंग आपका लैक्टेशन टाइम भी, उस टाइम भी आपकी बॉडी पे आप सारी चीजों की जरूरत है, आयरन और कैल्शियम मैक्सिमाइज आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस टाइम पे जो है आपका, और अब आपने जब आपकी डिलीवरी होती है तो ऑब्वियसली उस टाइम पे भी ब्लड लॉस होता ही है आपको, तो वो वापस से रिजर्व को नॉर्मलाइज करने के लिए तो आपको ये डाइट में ऐड ऑन करना ही पड़ता है। तो बहुत अच्छे सोर्सेज आपके आयरन के जो होते हैं या आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, बहुत अच्छी सोर्सेज हो जाती हैं। उसके साथ साथ आपके उसके साथ आप जितने भी आपके जो मैंने आपको स्प्राउट वगैरह बताया, उसमें अगर आप ये भी आप उसमें उसको डोमिनेट कर लेते हो तो वो भी आपके कुछ इसके साथ साथ आपके कुछ ग्रेन्स वगैरह हैं उनमें भी गुड अमाउंट में होता है, कुछ फ्रूट्स में भी, जैसे जितने भी मीठे ड्राई फ्रूट्स हैं स्पेसिफिकली आपकी खजूर हुआ, आपकी अंजीर हुई, किशमिश हुई, मुनक्का हुआ, दीज आर वेरी गुड सोर्सेस ऑफ आयरन। तो आप आयरन जब भी लेंगे, या आप धनिया पुदीने की चटनी भी है सपोजिंग आपने लिए, तो आप थोड़ा सा नींबू डाल के लोगे तो वो विटामिन सी के कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी गेट एब्जॉर्ब टू योर बॉडी, वो बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। ऐसी कैल्शियम की चीज है। अब बेबी तो आप पे डिपेंडेंट है, उसकी बोन्स आप पे डिपेंडेंट है, उसकी आगे की ग्रोथ, उसकी क्वालिटी ऑफ मिल्क, हर चीज आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कैल्शियम की कमी होगी तो उसकी ना बोन डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, ना उसका टीथ डेवलपमेंट होगा, ना एक्स वाई जेड बाकी की डेवलपमेंट भी उसको हिंडर करेंगे। तो कैल्शियम की सोर्सेज भी बहुत इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो आपकी डाइट में आप धीरे धीरे ऐड, तो जरूरी नहीं है सिर्फ आप डेयरी प्रोडक्ट से लो, कुछ पर्टिकुलर वेजिटेबल्स वगैरह भी होती हैं जिसमें आप ले सकते हो उसके साथ। कुछ आपके जो होते हैं, आपकी ये चीजें भी होती हैं आपके कैल्शियम के सोर्सेस में आपको, जैसे माछ की दाल होती है, व्हाइट वाली दाल होती है, वो भी बहुत अच्छी सोर्स होती है। तो ये चीजों को आपको डाइट में धीरे धीरे करके ऐड ऑन करना पड़ता है। यू डोंट से कि आप सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर चीज को लेके ही आपकी डाइट में चलते रहोगे। अगर हमने आपको बोला है कि आप खजूरें खाएं तो सिर्फ आप सिर्फ खजूर खा रहे हो आयरन के लिए, आप कुछ और नहीं खा रहे हो, आप वहाँ दूसरी चीजों को भी ऐड ऑन कर सकते हो। आप ऑर्गन मीट्स भी ले सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ऑर्गन मीट्स बहुत अच्छे हैं, लिवर वगैरह हुआ वो भी बहुत अच्छा सोर्सेज हुआ है, सी फूड वगैरह भी वो ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमारे साथ रिस्ट्रिक्शन रहता है कि कौन से टाइप के ले सकते हैं, सब हमारी बॉडी को सूटेबल नहीं रहते। पहले भी मैंने आपको बताया कि लिक्विड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो मिल्क प्रोडक्शन भी, आपका मिल्क भी क्या है, लिक्विड ही है आपका जो आप प्रोड्यूस ऑन कर रहे हो, तो वो भी प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होगा अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी। तो मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब वो प्रॉपर वार्म लिक्विड्स या फ्लूइड्स को कंज्यूम रेगुलर बेसिस पे करती रहे। आप पानी ले सकते हैं, पानी बहुत अच्छा आपका सोर्स होता है, आप उसी में चाहे इन्फ्यूज वाटर के हिसाब से ले सकते हो या कुछ कोकोनट वाटर ले सकते हैं। कुछ लेडीज अगर ठंडा मौसम नहीं है, समर वगैरह है, तो धीरे धीरे करके हम उनको कोकोनट वाटर भी इनिशिएट कर देते हैं। बहुत सारी हमारे यहाँ ऐसी चीजें होती हैं कि लोग हिंदा करते हैं कि नहीं ठंडा है या मदर उस टाइम पे सिर्फ गर्म चीजें लेगी, ठंडी चीजें हम नहीं लेना चाहिए या नहीं ले। बहुत सारी लेडीज ऐसी भी हमारे पास हमने हॉस्पिटल में देखी है कि अगर पोस्ट डिलीवरी हुई है, इवन इफ इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी, उनके घर वाले पीछे पड़ेंगे कि सिर्फ दाल दिया देना है, और फिर वो आते हैं उसके साथ इशू के साथ कि प्रॉपरली मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा नेक्स्ट 4 डेज 5 डेज में भी। तो
क्योंकि क्योंकि उनका डाइट या न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। मदर के लिए भी जितने क्वालिटी ऑफ फूड, जितने भी चीजें आप वेराइटी ऐड ऑन करोगे डाइट में, उतनी ही चीजें आपको उसके मिल्क प्रोडक्शन में, क्वालिटी में हेल्प आउट करेंगी। ठीक है, आप कंजी के फॉर्म में भी दे सकते हो, बटर मिल्क भी दे सकते हैं, आप सूप भी दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप भी दे सकते हैं, आप चिकन सूप वगैरह भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी टिप होती है कि अगर आप जब भी फीड करने वाले बेबी को, उससे आधे घंटे 1 घंटा पहले आप 1 ग्लास दूध पी लेते हो, या कोई भी फ्लूइड वगैरह ले लेते हो, तो उस टाइम पे भी आपका प्रोडक्शन अच्छा रहता है। ये प्रॉपर प्रोडक्शन हो जाता है कि मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे मार्जिन ने भी हमको बताया कि वो 5 मिनट से सकल आउट करके, क्योंकि बच्चा है बहुत जल्दी थक जाता है, तो उसको उस टाइम पे ऐसा चाहिए कि आप जितना भी वो सक आउट कर रहा है मिल्क, उसको मिले। ऐसा नहीं है अगर उसको नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो थक जाता है, पहले ही थक जाता है। विद इन 5 मिनट्स वो सक करेगा, और अगर उस टाइम पे आपका मिल्क प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो वो थक जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है कि आप जितनी देर आपकी बॉडी से बेबी लगा हुआ अटैच है या सब करने की कोशिश कर रहा है, उसको मिल्क प्रोड्यूस हो आपकी बॉडी से, उसको मिल्क मिले और क्वालिटी ऑफ मिल्क मिले। कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो हमारी नानी दादी के जमाने से चली आ रही है, कि जो हमको डाइट में ऐड ऑन करनी पड़ती है, जिनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, या यहाँ जहाँ फीमेल्स को लगना लगता है कि अच्छा नहीं है, या बच्चे का पेट नहीं भरता है, जो नॉर्मली होता है कि आपकी मदर्स, आपकी खुद की मदर्स खड़ी हो जाएंगी आपके पास आके, आपकी सास होंगी, आपकी जो घर की लेडीज हैं जो ऑब्वियसली एजेड है या आपसे बड़ी है या एक्सपीरियंस है, वो सबसे पहले आपको बोलेंगे कि भाई पेट नहीं भर रहा है बच्चे का। तो हर तरीके के सारी चीजें स्टार्ट ऑफ होने लगती हैं, आप वहाँ डॉक्टर से भी कंप्लेन करने लगते हो, आप मदर के ऊपर भी चिड़चिड़ करना शुरू कर देते हो। लेकिन उस टाइम पे एक तो मदर का, आपको उस टाइम पे मदर का इतना ध्यान रखना है, उसको जितना रिलैक्स रखोगे, जितना वो मेंटली सुकून में रहेगी, उतना अच्छा उसकी बॉडी रिकवर करेगी, उसकी बॉडी आपकी बाकी चीजों को रिएक्ट करेगी, उसके हार्मोनल प्रोडक्शन उतने अच्छे होंगे, और उतना ही अच्छा उसका मिल्क की क्वालिटी भी होगी, और उतना ही अच्छा उसका मतलब भले ही वो कम प्रोड्यूस करे लेकिन क्वालिटी ऑफ मिल्क अच्छा होगा। तो इस टाइम पे अगर जैसे जो नॉर्मली हमारे यहाँ किया भी जाता है कि इस टाइम पे फीमेल्स को अजवाइन का पानी पिलाया जा रहा होता है कि भाई मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो। तो कुछ पर्टिकुलर चीजें जो आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हो ताकि आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो, जैसे सावित्री हुआ, या आप मेथी और सौंफ वगैरह, अगर गर्मियों में है तो मेथी और सौंफ ऐड ऑन कर सकते हो, अजवाइन का पानी भी आप इनको दे सकते हैं। तो ये चीजें आप धीरे धीरे ऐड ऑन करके, तुलसी है, तो ये चीजें जो होती हैं आपको हेल्प आउट करती हैं आपको मिल्क प्रोडक्शन में भी। और जिन जिन लेडीज को प्रॉब्लम होने लगती है कि कम ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये चीजें वो रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो उनका क्वालिटी भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, और अच्छा एम्पल अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन रहेगा। मेरे साथ पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अगर आप लोगों के साथ, कभी कभी जैसे प्रोडक्शन नहीं हो पाता अच्छी डाइट होने के बाद, न्यूट्रिशनिस्ट होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पा रहा था। तो आई वाज आस्क्ड कि एक थोड़ा सा आप जीरा 1 टीस्पून के आसपास वो लीजिए, और एक गिलास पानी के साथ आप थोड़ा सा नॉर्मल वार्म वाटर के साथ आप वो फाँक लो, एंड इट जनरली हेल्प मी इन माय प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो ये चीजें भी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट वेरी मच। इसके साथ साथ ये तो हमने बहुत सारी बातें करी कि हमको क्या क्या लेना है, क्या ऐड करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो फीमेल्स को हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। स्पेसिफिकली स्पाइसी और ऑयली चीजें, जितना भी स्पाइसी या ऑयली चीजें, चटपटी चीजें अपनी डाइट में ऐड ऑन करोगे तो आपको वो चीजें प्रॉब्लम करेंगी बच्चे के साथ भी, उतना ही उसका गैस्ट्रिक इश्यूज भी पड़ेंगे, उतना ही उसको उन चीजों से अलग प्रॉब्लम भी हो सकती है। अल्कोहल स्मोकिंग खैर हमारे यहाँ होते नहीं है, लेकिन जो लेडीज करती हैं उनके लिए अल्कोहल स्मोकिंग राइट थ्रू द प्रेगनेंसी भी हम उनको बोलते हैं कि आप अवॉइड करिए जितना हो सके, एंड वंस बेबी इज ऑब्वियसली आपको ये चीजों को अवॉइड ही करना पड़ता है। आपके कुछ सी फूड्स वगैरह होते हैं वो बहुत सारे आपको अपनी डाइट में नहीं ऐड ऑन करने पड़ते, कुछ पर्टिकुलर सी फूड नहीं है जो हम अलाउ कर पाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी का लेवल ज्यादा होता है, इसलिए सिलेक्टिवली, एंड वहाँ पे भी क्वांटिटी उनकी बहुत डिफाइन करनी पड़ती है। आपको खाना है, क्वालिटी फूड लेना है, लेकिन वो जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत ज्यादा नहीं लेना। हर चीज, कोई चीज आप एक्सेस में लोगी तो वो भी आपकी बॉडी को परेशान करेगी, सिमिलरली बेबी को परेशान करेगी। तो आपका फूड जो है वो इस टाइम पे आपकी बेबी के लिए ज्यादा चल रहा होगा। ठीक है, तो जितना हो सके कैफीनेटेड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनको भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। जितना भी पानी आपकी बॉडी में होता है तो वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी पास आउट करती है, तो वो चीज़ों को अवॉइड करना होता है। इसके साथ साथ स्ट्रांगली फ्लेवर्ड फूड आइटम्स जो होते हैं या जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवरिंग्स ऐड ऑन रहती हैं, तो उससे क्या होता है वो फ्लेवर्स अगर आपकी बॉडी ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है
तो वो आपके मिल्क के थ्रू बेबी को भी कंज्यूम करने लगता है, और जब बेबी कंज्यूम करता है तो ऑब्वियसली उसको भी वो इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं कि उसको भी गैस्ट्रिक फील होता है, और फ्लेवर्स अगर हायर साइड पे हो गए तो ऑब्वियसली वो नहीं लेगा, क्योंकि उसको एक टेस्ट समझ में आने लगता है थोड़ी देर के बाद, तो वो टेस्ट डेवलप हो जाता है। फाइनली आई फील से कि आपका न्यूट्रिशनल आपका इन द गो क्या होना चाहिए इस टाइप से कि आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट तो आपकी ऑब्वियसली बढ़ गई है, तो आपका मील पैटर्न इस टाइप से हो कि आपके 3 मेजर मील्स हों, आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तो है ही है, उसके साथ-साथ आपके कुछ-कुछ मिड मील्स भी हों। आप मिड मील्स में आप भुने चने गुड़ के साथ कॉम्बिनेशन में ले सकते हो, आप रोस्टेड मखाना वगैरह ले सकते हो, आप फ्रूट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, आप स्मूदीज के फॉर्म में ऐड ऑन कर सकते हो, तो बहुत सारी डिफरेंट फूड आइटम्स हैं जो आप धीरे-धीरे करके, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप ग्रिल्ड चिकन वगैरह हुआ, कभी ग्रिल्ड फिश हुई, वो ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। आप स्मूदी, सैंडविचेस बीच के टाइम पे जो है मेजरली जो छोटी-छोटी भूख लगती है फीमेल्स को, और क्योंकि अब वो आप फीड करोगे तो ऑब्वियसली आपकी भी कैलोरीज बर्न रहे हो रही होती है, तो आपको भी उस टाइम पे एडेक्वेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज की भी रिक्वायरमेंट होती है, आपको बार-बार भूख लगती है। तो जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं अच्छा लें, प्रॉपर खाएं, और इतनी क्वांटिटी में खाएं प्रॉपर आपकी बॉडी एक्सेप्ट आउट करे, ठीक है। स्पाइसी और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड फूड को हमको जैसे भी अवॉइड ऑन करना है, क्योंकि वो गैस्ट्रिक इशू आपको भी कॉज करेगा और बेबी को भी कॉज करेगा, उसको भी गैसेस वगैरह बनेंगे। फ्लूइड इनटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए। कभी भी कोई दिक्कत अगर ऐसी हो जहाँ आपको लगे कि कोई मेजर इशू है या आपसे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज अपने डॉक्टर को या आपके न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। रिगार्डिंग द डाइट जो भी हो आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, और कोई भी बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जिसको गैस्ट्रिक इशूज ज्यादा हो रहे हैं, तब भी आप अपने डॉक्टर को या न्यूट्रिशनिस्ट से आपको कंसल्ट करने जा सकता है। मदर्स की न्यूट्रिशन या उनकी डाइट में इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें इसलिए और भी और प्ले कर रही होती हैं क्योंकि उसको भी अपने रिजल्ट बचाने हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो बॉडी में अगर प्रॉपरली कंज्यूम नहीं करेंगी तो उनके लिए भी वो आगे जाके प्रॉब्लम आउट कर सकती है। प्रॉपर रेस्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर और फ्रीक्वेंट रेस्ट। आपके विटामिन मिनरल्स जितने भी हैं, पोस्ट डिलीवरी ऐसा नहीं है कि अगर हमने प्रेगनेंसी में आपको वाइटामिन दिए हैं आपने तब खाया एंड छोड़ दिया, नहीं, ठीक है। सप्लीमेंटेशन की जरूरत हमें बात कर भी पड़ती है, इसलिए आपके वाइटामिन और मिनरल्स को या आपके सप्लीमेंटेशन को अवॉइड नहीं करें। वेट लॉस के लिए इस टाइम पे बिल्कुल भी आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करें, क्योंकि जब तक आप अगर आप इस टाइम पे वेट लॉस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपका ऑब्वियसली न्यूट्रिशन हैम्पर होगा, वही आपका न्यूट्रिशन आपके बेबी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो लेट इट गो, आपका बेबी है, इट्स अ टाइम, इट्स अ न्यू फेज इन लाइफ, एंजॉय दैट, एंजॉय द बेबी पार्ट यू हैव कैरी ऑन टू इट। के साथ साथ बट आपको जब भी वेट रिडक्शन है, एम आफ्टर द पोस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स, उसके 6 मंथ्स के बाद आप ट्राई आउट कर सकते हो, आप अपनी कैलोरीज को वॉच आउट कर सकते हो। एंड प्लीज जो भी हमारी न्यू मदर्स हों उनके लिए उनको ये आप लोगों को इंश्योर करना है कि अगर उनको कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो उनको कभी हेजिटेट नहीं करें, और अगर हेजिटेट करती हैं तो आप पहले से उनके लिए प्रिपेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम से उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय मैम, स्वागत है आपका। न्यूट्रिशन ऑफ ए मदर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड आफ्टर, इन 2 विषयों पर डॉक्टर रत्ना मुले और समरा अख्तर हुसैन ने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गंभीरता से जो बातें बताई, हम में से बहुत जो माएँ हैं इस बात को गहराई से जानती हैं और समझती हैं। लेकिन जिस सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि ये दोनों इन ही विषयों की विशेषज्ञ हैं, बहुत गहराई से जो उन्होंने बात करी, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम माताएं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझें कि मेरा और मेरे बच्चा का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, और उस रिश्ते के लिए मुझे अपने आप को जिस दिन से बच्चे का हमारे अ, हम गर्भ धारण करते हैं उस दिन से लेके हमें उसके लिए, उसके वेलकम के लिए तैयारी करनी है। और उस वेलकम की तैयारी सबसे बेहतर ये है कि हम उसको क्या खिलाएंगे, पिलाएंगे और उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। तो इन विषयों पे बहुत लंबी और बातों की ज़रूरत है, भविष्य में हम करेंगे। समय सीमा को देखते हुए मैं अपनी प्रिय
रत्ना को और समरा दोनों को बहुत ही थैंक्स कहती हूँ, बहुत ही उनको बेस्ट विशेस देती हूँ। और हम भविष्य में जब भी उन्हें याद करेंगे वो दोनों आएंगे ही आएंगे। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी लोग इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, और ये सब हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे, सो दैट इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग बहुत गहराई से लें। क्योंकि ये एक माँ का विषय नहीं है, एक लड़की का विषय नहीं है, उसकी पूरी फैमिली को, पूरी सोसाइटी को इसके लिए बहुत खुशी खुशी तैयार होने की जरूरत है, ताकि हम अपने आने वाली संतानों का पालन पोषण उसी स्तर पे कर सकें, जिस स्तर पे उसका स्वागत उसी स्तर पे कर सकें जिसके लिए हमको 9 महीना कम से कम तैयारी करनी है, और उसके बहुत पहले से भी करनी है, ताकि हमारा शरीर उतना फिट रहे। थैंक यू सो मच। और लव, आपने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया, आपको बहुत थैंक यू। हमारे साथ बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट जुड़े, प्रोफेसर कुसुम कुमारी जुड़ी, डॉक्टर लतित गुप्ता जुड़े, रितु जुड़ी, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो इस विषय को विस्तार करेंगे। समय सीमा को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। और कल का ये सेशन जो है ऑफलाइन है और आंगनबाड़ी के अंतर्गत होगा। वहां पर हमारे विषय विशेषज्ञ आंगनबाड़ी की जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, आंगनबाड़ी में हमारी जो सहायिकाएं हैं, उनके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, और कल हम जो भी साथी भोपाल के हैं वो जो दिए गए वेन्यू पर आकर इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।